जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एग्ज़ाम हुआ था 3/10/2018 का, जो शिफ्ट नंबर 3 है, इसका जो है आज फुल डिस्कशन करेंगे पिक्चर के साथ में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। ये हमारा क्लास नंबर 8 है। इसके पहले क्लास 7 तक हो चुका है और ये मेरा 8वां क्लास है। यदि आपने ये सारा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। उस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो है मजबूत तैयारी हो पाए। और साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना लेट की सीधा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ये कब प्रकाशित हुआ था, यही बताना है। तो ये प्रकाशित हुआ था 1872 में, जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में? जर्मन पत्रिका में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। जो मूल आवर्त सारणी मेंडलीव का था वो यही है, जिसमें कि क्या है आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 जो है आपका क्या है? आवर्त है। 6 क्या है आपका? आवर्त है। और जो वर्ग है, जो समूह जिसको आप बोलते हो, वो कितना है? 8। ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है। इस तरह से ये पूरा। साथ ही साथ जो है इसके बारे में कुछ और भी जान लीजिए कि तत्वों के जो आविष्कार का क्रम रहा है किस प्रकार रहा है। यदि आपसे यही पूछा जाता कि प्रागैतिहासिक काल में कितने तत्व ज्ञात थे, तो वो 8 तत्व थे। जबकि 1775 ईस्वी में ये यहाँ तक जो है ये 21 तत्व ज्ञात हुए और 1800 ईस्वी में जो है ये 30 तत्व तक ज्ञात हुए और 1830 में जाके ये 50 तत्व हुए। यूँ न्यूलैंड्स के समय जो कि 1866 था, इसमें जो है 56 तत्व जो है ज्ञात थे। और मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय जो है ये 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी था उस समय कितने तत्व थे? 63। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118। साथ ही साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए चाहिए। जैसे कि ये पुस्तक में इसका पुस्तक था द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री नामक पुस्तक में जो है इस मेंडलीव ने क्या क्या था इसको लिखा। ठीक है, तो आपसे पूछा था मेंडलीव के पुस्तक कौन सा है, तो आप इस पुस्तक का ध्यान रखेंगे। मेंडलीव को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और इसी के सम्मान में जो है परमाणु संख्या जो 101 वाले तत्व है उनके सम्मान में जो है, जिसको कि 101 MD है यानी कि मेंडलीवियम, इसी के मेंडलीव के सम्मान में ही रखा गया है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 6 है और समूह की संख्या 8 है। लेकिन वर्तमान स्वरूप जब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान स्वरूप में मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तब ये 7 हो जाएगा और 9 वर्ग हो जाएगा। यानी जितना है उसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस सब में हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। लेकिन मूल में कितने थे? 6 और 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि योनि देश की ओर जाती है। तो योनि जो है किस ओर जाती है? तो चलिए इसको पिक्चर से आप पहले समझिए। तो ये आपका यहाँ देख सकते हैं, ये क्या आपका है? ये योनि है। और ये जो है यहाँ इस तरफ कहाँ आ रही है? ये इधर आ रही है। तो ये आपका क्या है? गर्भाशय है। गर्भाशय का ये जो भाग है ये भी गर्भाशय का ही भाग है। सबसे निचला ये भाग आपका गर्भाशय का है, जो कि ग्रीवा कहलाता है। तो ये गर्भाशय ग्रीवा की ओर जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? गर्भाशय ग्रीवा की ओर। ये भी पूरा का पूरा ये क्या है? गर्भाशय। ये गर्भाशय। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको फंडस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरफ जा रहा है? ये तो गर्भाशय के ग्रीवा की तरफ जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो इसमें जो है आपका ये अंडाशय आता है, अंडाशय आता है और अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और आपका फिर वाल्वा आता है। इस तरह से यहाँ आप पिक्चर में समझिए। यहाँ जो है ये आपका क्या है? ये योनि है, यहीं पे आपका है। ये फिर जो आपका ये क्या हो गया? ग्रीवा। ग्रीवा क्या है? गर्भाशय का निचला हिस्सा है। तो यहाँ से गर्भाशय हो गया। और ये ऊपर वाला ये भी गर्भाशय का ही ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको कि फंडस कहते हैं। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको गर्भाशय का गुहा कहा जाते हैं, जिसके अंदर जो होता है आपका जो भ्रूण का विकास होता है, शिशु का विकास गर्भाशय के उसी गुहा के अंदर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये क्या है आपका? ये फैलोपियन ट्यूब है। ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब जिसको कि अंडवाहिनी कहते हैं। और यही फैलोपियन ट्यूब में जो है ये आपका क्या है? ये अंडाणु है। ठीक है, ये अंडाणु है। और ये जो है आपका
ये आपका ये और ये दोनों ही क्या है आपका अंडाशय है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गर्भाशय के बारे में आप ध्यान रखिए कि गर्भाशय जो है ये मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होती है, जो कि एक थैली जैसी रचना होती है। गर्भाशय के कितने भाग हैं? 3 भाग है। एक फंडस है जो कि बोले सबसे ऊपरी वाले भाग होता है, और एक मुख्य भाग है जो कि बिचला भाग को हम मुख्य भाग कहते हैं। इसी में क्या होता है? बच्चे का यानी कि भ्रूण का विकास होता है। और ग्रीवा जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, ये आपका गर्भाशय का क्या होता है? सबसे निचला भाग होता है। आप ध्यान रखिएगा कि गर्भाशय में सबसे पहले जो है भ्रूण का वो हृदय बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले हृदय बनता है। और गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है वो इम्योटिक सैक नामक जो झिल्ली होता है उससे वो ढका होता है। भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो गर्भनाल यानी कि प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं में होते हैं वो आयरन और कैल्शियम की लगभग वो प्रायः कमी हो जाती है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट एक बात जो है ध्यान रखना है कि जो योनि की दीवार है वो जो होती है वो पेशीय ऊतक की बनी होती है। योनि की दीवार किसकी बनी होती है? पेशीय ऊतक की उतर। उसी दीवार पे जो होता है आपका बल्बोरिथ्रल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, बल्बोरिथ्रल ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि चिपचिपा द्रव निकलता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इतना सारे फैक्ट जब आप इतना फैक्ट याद रखते हैं तो फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हम यहाँ पे कई बार इसका रिवीजन करवा रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, तो आपको पता होगा और आपका रिवीजन होगा। आपको इतना रिवीजन हो जाएगा कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी में जो है ये 200 200 200 है। और न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया है कि रेलवे के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। यहाँ पे सभी ऑप्शन में 200 है, यानी कि कैलकुलेशन नहीं करना है। मात्रक आपसे पूछा गया है, किसका मात्रक? वजन। तो वजन का मात्रक क्या होता है? तो वजन यानी भार का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, ये जो वजन बोल दिए, न्यूटन वजन है ना, तो वजन का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। जो आपका भार होता है वो क्या होता है? किलोग्राम में आपसे पूछेगा तो ये किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस तरह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है। तो मंदता की मंदता की मंदन, ठीक है, मंदता को ही मंदन यहाँ पे कहा गया है। तो उसकी SI क्या होता है? आपको पता है कि मंदन जो होता है वो त्वरण होता है। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो त्वरण का SI क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। थोड़ा सा त्वरण के बारे में समझ लीजिए। त्वरण क्या होता है? जो वेग की परिवर्तन की दर होता है उसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण से संबंधित ये आप 2 सूत्र याद रखेंगे, v माइनस u/t या फिर dv/dt। ये दोनों सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए दोनों को हमने यहाँ पे रखा है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा, जब आपका वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक त्वरण होता है, और जब वेग आपका घटता है यानी कि स्पीड आपका घट रहा है तो त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। और जब आपका ना तो बढ़े ना घटे यानी कि वेग जब आपका एक समान हो तो उस स्थिति में त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। निम्न में से कौन सी मिश्रण का कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो कौन सा मिश्रण जो है इसमें कम प्रतिक्रिया करने वाला है ये बताना है। तो एथेन, प्रोपेन, मीथेन और इथाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन यहाँ पे फार्मूला इसका आप जाना चाहे आपको पता होना चाहिए कि ये मीथेन जो है, मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहा जाता है। क्या? मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, अब प्रोपेन की बात किए तो इसमें कितना हो जाएगा? ये C3H8, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डैश गैस का उपयोग जो है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे जो है बहुत सारे चिप्स है, बहुत सारा जितने भी इस तरह का पैकेट होता है उस सभी में जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का। यदि आपको पसंद हो तो आप यहाँ से उठा के लेके खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? देखिए, यदि वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। किस पे? वस्तु के द्रव्यमान पे। तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव किसने रखा था? ये आपका हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखा था। क्योंकि आपका हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज किसका मात्रक होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। इतना भी नहीं बताया तो क्या बताइएगा। ठीक है, तो इस किसका क्या था ये। अब रही बात आविष्कार का, तो आविष्कार के बारे में भी आप जान लीजिए
कि जो लघु रेडियो तरंग है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, ये हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। और यहीं पे कहीं ना कहीं आप इसका जो आंसर है, इसी क्वेश्चन जो है इसी पे पूछा गया था, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मार्कोनी के द्वारा। और यांत्रिक जो टेलीग्राफ है उसके आविष्कार जो है वो लेमनॉन्ड के द्वारा किया गया। वहीं यांत्रिक टेलीविजन जो है आपका, जो आपका जेल बेर्ड है उसके द्वारा किया गया। जबकि इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार जो है ये आपका टेलर फोर्स वर्थ के द्वारा किया गया है। और टेलीग्राफ कोड की बात करें तो ये सैमुअल मोर्स के द्वारा। जबकि डायनेमो का आविष्कार जो है ये माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कथन में से क्वेश्चन है। और आप यदि लगातार वीडियो पे इन चैनल पे बने हैं और वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप एक अंदाजा लग गया होगा कि हर शिफ्ट में एक कथन पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को खोजना है। पहला कथन क्या है कि CO2 ठोस CO2 को सूखी बर्फ कहते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही कथन है ये। ठोस CO2 सीधे तरल में बदला जा सकता है नहीं। आप ठोस CO2 है, देखिए ठोस को तरल में बदल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात हो रहा है ठोस CO2 तो इसको आप तरल में नहीं बदल सकते। तो ये कथन आपका क्या है, गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पे गैस रूप में बदल जाती है। हाँ, ये ठोस है लेकिन ठोस से सीधा ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसका जो है ये तीनों पहला और तीसरा क्या है, सही है, बाकी गलत है। तो यहाँ देख लीजिए सारे गलत है, नहीं सारे गलत नहीं है, बस एक गलत है। सारे सही है, सारे सही नहीं है, 2 ही सही है। तो ऑप्शन सी में क्या करता है, 1 और 3 गलत है। तो 1 और 3 गलत नहीं बल्कि 1 और 3 क्या है, सही है। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है, जबकि 2 क्या है, गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है आप थोड़ा देख लीजिए, ये आपका जो है ये ठोस CO2 है। तो यहाँ पे ठोस CO2 है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे जो है इस तरह का भाप निकल रहा है। भाप मतलब क्या हो गया, गैस, यानी कि अब गैस में बदल रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में बदलेगा, इसको आप द्रव में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। देखिए किसकी कोई इकाई नहीं होती, जो अनुपात है ना, समान राशियों का जो अनुपात होता है उसी की कोई अनुपात इकाई जो है या मात्रक नहीं होता है। तो इसमें कौन है, वह आवर्धन है। क्या है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के ऊंचाई जो लंबाई है उसके अनुपात होता है। तो लंबाई या दूरी का अनुपात का ये होता है, इसीलिए जो इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि समान राशियों का क्या है, अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य देखिए इस द्रव्य जो है इसका मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, तो द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये किसने बताया, ये आपके बताने वाले थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये जो फार्मूला दिए थे इसी को बताने के लिए फार्मूला दिया गया था, E = mc²। ये दिया गया था E = mc²। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है इसी के द्वारा दिया गया था, जो कि इसका बहुत फेमस है। यहाँ पे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख सकते हैं, इसको तो सभी पहचानते ही होंगे। और इस कथन को तो कौन भूले होंगे, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने का कोशिश नहीं किया। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो चुका है, और ये जो है अभी तक में जो है ये 3री बार रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो संवहनीय तंत्र के बारे में कभी पूछ देगा, और यहीं पे संवहनीय तंत्र के साथ साथ आपको जो है कभी क्या परिसंचरण तंत्र पूछ देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया, बस ऑप्शन को जो है ना हेर फेर किया गया और कुछ नहीं। क्या कहता है, मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमको खोजना क्या है, जो सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। रक्त तरल संवहनी संयोजी उत्तक है, तो ये भी क्या है, कथन सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। नहीं, एक वयस्क, ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति में जो है आपका 5 से 6 लीटर ही क्या होता है, रक्त होता है। ठीक है, मानव शरीर के वजन का लगभग इतना से इतना % क्या होता है आपका, होता है जो वजन का होता है, इतना होता है। बिल्कुल ये कथन सही है। हमें क्या खोजना था, जो गलत था। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, जो कि गलत खोजना था ये हो जाएगा। देखिए रक्त मानव शरीर में कितना होता है औसतन, तो 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में जो रक्त है वो पुरुष की तुलना में क्या होता है, वो ½ लीटर कम होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान जो है 7.4 जो है रक्त का pH मान होता है। ये आपको पता ही होगा। क्या होगा, ये पता होना चाहिए कि रक्त का pH मान कितना होता है, 7.6। 7.4 का मतलब क्या हो गया कि रक्त जो है ये आपका क्या है, एक क्षारीय पदार्थ है। क्या है, क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो रक्त में लगभग जो होता है 60% तक तो क्या होता है, जल ही होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का डैश सेट होता है। तो यहाँ पे महिलाओं में गुणसूत्र क्या होता, किस रूप में होता है, तो XX के रूप में होता है। यदि पुरुष पूछ देता है तब जो है आपका ये बोलते हैं कि जो मेल में है, ठीक है, मेल में है, पुरुष में है, वो XY के रूप में होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद में X को दर्शाता है, किस उत्पाद को X से दर्शाया गया है। तो X के जगह पे कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, X की जगह पे क्या होगा यही आपको क्या करना है, बताना है। देखिए ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इससे हीट होगा तो ये किस में टूट रहा है, देखिए ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूटेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट को जो है चूना पत्थर कहा जाता है, और जो इसको है कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कली चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक तत्व जिसका यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2882 इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यह डैश है, तो कौन सी आवर्त में पड़ता है ये बताना है। तो हमने जो है आपको आवर्त निकालने के लिए बताए हैं कि आप देखिए उसमें कक्षा कितना कक्षा है, तो कितना कक्षा है, कोमा देख गिनती कर लीजिए 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 कक्षा है। तो 4 कक्षा यानी कि आवर्त कितना होगा, चौथा आवर्त में होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। यहाँ जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आवर्त सारणी में, देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपका पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त। और चौथा आवर्त में यहाँ पे आपका क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है, ये एक धातु है, क्या है, धातु है, जो कि आपका वर्ग 2 में आता है। और वर्ग 2 को जो बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, जबकि एक वर्ग 1 वाले जितने भी तत्व हैं उसको क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा, यानी कि कैल्शियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश जल मिश्रित HCl के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें से कौन जो है HCl के साथ, जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये है कॉपर। कौन है, कॉपर हो जाएगा, कौन, कॉपर। कॉपर के बारे में ध्यान रखिए, ये किससे अभिक्रिया करता है और नहीं करता। पहली बात, कॉपर को हम क्या कहते हैं, तांबा भी कहते हैं। तो तांबा जो है आपका ये ठंडा जल हो गया या फिर तनु HCl हो गया, इससे किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है। और जल मिश्रित HCl का मतलब ही क्या होता है, जल मिश्रित HCl का मतलब ही है आपका तनु HCl। ठीक है, क्या है, तनु HCl। ठीक है, तो और ये अभिक्रिया किससे करता है, तो सांद्र HCl से ये अभिक्रिया कर लेगा और क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण करता है। तो तनु HCl से नहीं करेगा लेकिन सांद्र HCl से कर लेगा, और साथ ही साथ ये ठंडे जल से भी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कॉपर जिसकी की आपका संकेत क्या होता है, Cu, इसकी परमाणु संख्या जो है आपका 29 होता है, और ये जो है आपका डी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का तत्व है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या जो है इसका 12 होता है, और ये मैग्नीशियम जो है आपका ये S ब्लॉक का तत्व है, किसका, S ब्लॉक का। वहीं एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जो होता है वो Al होता है, और इसकी परमाणु संख्या 13 होता है, और ये जो है आपका P ब्लॉक का तत्व है। कौन सा ब्लॉक का, P ब्लॉक का ये तत्व है। माउस से सही से लिखने में नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे। कॉपर के बारे में, तो जिंक, जिंक भी क्या है आपका डी ब्लॉक का है, और इसकी जो होता है आपका Zn होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है इसकी परमाणु संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं। कौन सी भूमिका निभाते हैं, कि वे और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बदलते। देखिए उत्तक, ये मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो होता है ये क्या होता है कि ये अपने आप को विभाजन करते करते जो है उसके बाद विभाजन होने की क्षमता त्याग देते हैं, और जब त्याग देते हैं तो जब उसमें किसी भी उत्तक में जब विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगा तो वो जो है आपका अस्थायी उत्तक में बदल जाएगा। किस उत्तक में, अस्थायी उत्तक में। तो ये किस में बन जाते हैं, तब ये अस्थायी उत्तक बन जाते हैं। ठीक है, उत्तक के बारे में आप ध्यान रखिए, जैसे कि कई बार जो है सरल उत्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका एक बार हम फिर से यहाँ पे रिवाइज करवाते हैं। सरल उत्तक जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक पेरेनकाइमा होता है जिसे आप मृदुतक कहते हैं, और एक कोलेनकाइमा जिसे आप स्थूलकोण कहते हैं, और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा जिसे कि दृढ़ उत्तक कहता है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि दृढ़ होता है। इसका मतलब इसलिए होता है क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, कठोर होती है। उसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है, किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की।
और इसमें जो होता है आपका जीव द्रव नहीं पाया जाता है। और ये कठोर होने का कारण क्या है, इसकी कोशिका भित्ति में जो होता है लिग्निन के जमा होने के कारण इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी और कठोर होती है। किसके कारण, लिग्निन के जमा के कारण। इसी जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसी से क्या होता है आपका जो फल की जो छाल बनता है इसी को बनता है। जैसे कि नारियल का आप देखे होंगे छाल, तो नारियल का छाल जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का। अखरोट हो गया, इसकी भी छाल क्या होता है, बहुत ही है ना दृढ़ होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी आपका किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। हम जो कहना चाह रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, वो आपको दरअसल हम ये याद करवाना चाह रहे हैं कि जो कठोर होगा ना वो स्क्लेरेनकाइमा होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे ये जितना हमने पॉइंट यहाँ पे आपके लिए जमा करके रखा है, ये जो है इसमें एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पहले भी रिवीजन करवा चुके हैं। तो हमारा मेन ही उद्देश्य क्या है कि परफेक्ट रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सटीकता आएगा। साथ ही देखिए कोलेनकाइमा जो कि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको हम स्थूल कोन कहते हैं। ये क्या है, एक सरल ऊतक है। ठीक है, और इनकी जो कोशिका होती है वो जीवित होती है और इसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं और रसधानी भी पाए जाते हैं। लेकिन यह जो होता है ये जड़ में नहीं, जो कोलेनकाइमा होता है ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं, जड़ में नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो होता है आपका हरित लवक उपस्थित होता है। और साथ बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये लाइन है कि इसके किनारों पे जो होता है वो सेल्यूलोज होने से जो होता है इसमें स्थूल यानी कि लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो होता है इसके किनारों पे पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं आपका लचीलापन होते हैं। तो ये इस पे जो है क्वेश्चन है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा यदि किसी पे क्वेश्चन बना है तो इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बना है कोलेनकाइमा के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो किसकी इकाई मतलब जो है एसआई इकाई एम्पियर है। तो आपको सभी को पता होगा जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। जबकि प्रतिरोध का जो होता है वो आपका ओम होता है। और विद्युत आवेश का जो होता है क्या होता है, कुलोम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो फिर से क्वेश्चन क्या है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ, तो किसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। अभी तो हमने आपको बताया था मोटी होती है, लेकिन हमने पतली का बारे में बताया था नहीं। तो किसकी पतली किसकी होती है, तो पेरेनकाइमा का जो कोशिका भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए ओम का नियम क्या बताता है, आपको हम बोले हैं ओम के नियम का आप सीधा याद रखिए, ये वीर का नियम है। किसका नियम है, वीर का नियम है। तो ये वीर हो गया। ठीक है, तो ये वी का मतलब क्या हो गया, विभवांतर हो गया। आई का मतलब विद्युत आवेश, विद्युत आवेश नहीं विद्युत धारा होगा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा हो गया और विद्युत आवेश, ये भी गलत हो गया आपका। ये विद्युत आवेश नहीं, आई का मतलब विद्युत धारा होता है। तो ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच दर्शाता है। और क्या दर्शाता है कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब क्या हो गया, यदि आप विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो उसी अनुपात में ये भी घट जाएगा। यही दोनों में क्या है, रिलेशन है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारे चीज़ आपका रिवाइज हुआ होगा। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिना लाइक किए जो है अपने हाथ को यहाँ से बेक नहीं कीजिएगा। और कमेंट जो है थोड़ा कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट हो पाए। ठीक है, आप हमारे प्रति एफर्ट दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम आपके प्रति एफर्ट जरूर दिखाएंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।